हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों आज हम उसके आगे के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कंडक्टर इज सच दैट। देखिए ये जो कल का लास्ट क्वेश्चन था उसी के सिमिलर कोई क्वेश्चन है जिसमें हमने आपका फेराडे लॉ देखा था। तो फेराडे लॉ क्या होता है, ई इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। और यहाँ पर लेंज ने क्या बताया था, लेंज ने कहा था कि जो इफेक्ट है वो अपने कॉज का अपोज करता है, तो उसने इसके आगे एक नेगेटिव साइन लगा दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। देखिए पहला ऑप्शन क्या लिखा है, अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डेट प्रोड्यूस इट, मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसको प्रोड्यूस कर रहा है उसका ही चेंज कर रहा है ये कॉज। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एन के आगे माइनस आता है, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ठीक है। तो ये हमारा लेंज लॉ है, लेंज का नियम है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। तो इसमें क्या लिखा है, टू अल्टरनेटर आर ऑपरेटिंग इन पैरेलल एंड शेयरिंग द टोटल लोड ऑफ 500 किलोवाट। ठीक हो गया। अल्टरनेटर ए हैज़ अ ड्रूप करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 4 हर्ट्ज पर मेगावाट एंड अल्टरनेटर 2 हैज़ अ ड्रूप करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 6 हर्ट्ज पर मेगावाट। द नो लोड फ्रिक्वेंसी ऑफ बोथ इज 50 हर्ट्ज। तो लिखा है व्हाट इज द लोड शेयर बाय अल्टरनेटर वन। तो अल्टरनेटर वन कितना लोड शेयर करेगा हमें ये बताना है, और दोनों का ड्रूप करेक्टरिस्टिक दी है और दोनों की जो फ्रिक्वेंसी है नो लोड पर एफ की वैल्यू दी है 50 हर्ट्ज। ठीक है। तो और दोनों पैरेलल पे काम कर रहे हैं। तो हमें क्या दिया है, हमें टोटल लोड दिया है। टोटल लोड एल की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 500 किलोवाट। 500 किलोवाट। देखिए यहाँ पर इसकी यूनिट क्या है, ट्रू करेक्टरिस्टिक के हर्ट्स पर मेगावाट। मेगावाट में तो हम पहले इसको भी मेगावाट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मेगावाट में कन्वर्ट करने के लिए ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0.5 मेगावाट, क्योंकि मेगावाट क्या होता है 10⁻⁶। तो 3 जीरो ये थे और 1 2 3, 5 के आगे पॉइंट आ जाएगा, मतलब 0.5 मेगावाट आ गया। ठीक हो गया। टोटल लोड की वैल्यू इतनी आ गई। और हमारा जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमारी डिक्रीज करती है ऑल्टरनेटर में ड्रूप करेक्टरिस्टिक्स में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एट नो लोड, एफ एन एल लिखता हूँ, फ्रीक्वेंसी एट नो लोड माइनस ड्रूप, जितना ड्रूप हुआ है ये देखिए यहाँ पर जो ड्रूप दिया है, ड्रूप इंटू P1 मतलब पावर, जो भी उसकी पावर है। तो ये इसका फॉर्मूला, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें हमें जो दिया है, दोनों ये पैरेलल पे काम कर रहे हैं, मतलब पैरेलल में काम कर रहे हैं तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। ठीक है। तो यहाँ पर हम ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक का फॉर्मूला लगा देते हैं। नो लोड में हमारी वोल्टेज, नो लोड में हमारी फ्रीक्वेंसी 50। ठीक हो गया। माइनस ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पहले की ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, 4 हर्ट्ज पर मेगावाट। 4 इंटू पहले की पावर को हम P1 मान देते हैं। P1 इज इक्वल टू, ये नो लोड तो दोनों की सेम दी है 50 हर्ट्ज, तो यहाँ पर 50 माइनस, और सेकंड वाले की कितनी दी है 6 हर्ट्ज, और इसकी पावर होगी P2। ठीक है। ये हमारी इक्वेशन आ गई, क्योंकि देखिए दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर है तभी ये दोनों पैरेलल पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करके देखिए यहाँ से 50 कट जाएगा, ये माइनस से माइनस भी कट जाएगा। तो 4P1 इज इक्वल टू 6P2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4P1 इज इक्वल टू 6P2। तो यहाँ से अगर हम P2 की वैल्यू निकालें, P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/6P1। 4/6P1 4/6P1 को हम 2/3 और सॉल्व कर लेते हैं, 2/3P1। ठीक है। ये हमारी P2 की वैल्यू आ गई है। और हमें दिया कि ये टोटल लोड कितना शेयर कर रहे हैं, 500 किलोवाट। मतलब ये P1 प्लस P2 की वैल्यू इसने दी है, P1 प्लस P2 की जो वैल्यू है वो है 500 किलोवाट। इसको हमने मेगावाट में कन्वर्ट करा तो कितना है, 0.5 मेगावाट। तो यहाँ पर हम अगर हमें P1 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से P2 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर जब हम P2 की वैल्यू करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, ये P1 प्लस 2/3P1 इज इक्वल टू 0.5।
ठीक है, तो यहाँ से ये 3p1 प्लस 2p1 हो गया 5p1, 5p1 बराबर 0.5, ठीक हो गया। इसको कहाँ पर सॉल्व करूँ, यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, कलर चेंज करता हूँ। तो ये आ जाएगा आपका 5p1, इसका आएगा देखिए 5p1, ये 3p1 प्लस 2 ये 5p1 इज इक्वल टू 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 0.5 हो जाएगा आपका 1.5। तो यहाँ से p1 की वैल्यू आ गई, जो हमें निकालना है 1.5 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा, 3 से 5 से 15, ये आ जाएगा 0.3 मेगावाट, 0.3 मेगावाट मतलब 300 किलोवाट। ये देखिए आंसर इसमें किलोवाट में दिया है, तो हमने मेगावाट में खाली चेंज करा। चलो कोई नहीं, आपको समझ में आ गया, लेकिन इसकी जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज पर मेगावाट होती है, तो इसलिए पहले हमने इसको मेगावाट में कन्वर्ट करा। देन उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला था वो लगाया हमने, फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला होता है नो लोड फ्रीक्वेंसी माइनस जो ड्रूप है इंटू पावर। तो हम क्योंकि पैरेलल में चल रहे हैं तो ये दोनों की वैल्यू बराबर आती है, तो हमने पहले वाले को सेकंड वाले के इक्वल करा, ठीक है। तो इससे 4p1 इज इक्वल टू 6p2 आया। तो यहाँ से हमने p1 और p2 की वैल्यू निकाल ली। तो हमने p2 को इन टर्म ऑफ p1 निकाला, क्योंकि हमें p1 की वैल्यू निकालनी थी, और हमने ये वैल्यू यहाँ पर पुट करी, ये p1 प्लस p2 0.5 आ गया, और हमने यहाँ पर p2 की वैल्यू p1 के फॉर्म में रखी ये। देन इसके बाद यहाँ पर सॉल्व कर दिया हमने, और आंसर आ गया हमारा 0.3 मेगावाट या 300 किलोवाट, ये इसका सही आंसर होगा। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है, इसमें लिखा है इफ़ अ कॉइल विथ 100 टर्न्स, टर्न मतलब n की वैल्यू कितनी दी है इसमें 100 है, ठीक है, और फ्लक्स दिया है इसमें, फ्लक्स की वैल्यू दे दी 0.05 वेबर, ठीक हो गया। तो इसमें पूछा है व्हेन अ करंट की वैल्यू भी दे दी, करंट 2 एम्पियर है, जब 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस। तो हमें सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, L इज इक्वल टू साई अपॉन आई, वो टोटल फ्लक्स लिंकेज जो मैंने आपको बताया था इससे पहले। साई को क्या लिख सकते हैं, n इंटू फाई, नंबर ऑफ टर्न और फ्लक्स अपॉन करंट, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, नंबर ऑफ टर्न कितने हैं 100 नंबर ऑफ टर्न है, और फ्लक्स है 0.05, और करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर। तो ये आ जाएगा यहाँ से 5 और ये अपॉन 2, 5/2 हो जाएगा 2.5 हेनरी। आंसर सी। देखिए इसमें ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, L इज इक्वल टू साई अपॉन आई। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अ टोरोइडल कोर हैज़ अ मीन सर्कमफेरेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड अ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ 1000। अ कॉइल विथ 500 टर्न्स इज वाउंड ऑन अ कोर, ठीक हो गया। व्हाट इज द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट, हमें रिलक्टेंस बताना है। रिलक्टेंस क्या होता है, एस इज इक्वल टू एल म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू ए, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी, और आपका ये है हमारा एरिया, ठीक है। तो एस की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। तो हमें क्या दिया है, मीन लेंथ दी है, एल की वैल्यू हमें दी है 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, मीटर में क्या हो जाएगा 0.3 मीटर। क्रॉस सेक्शन एरिया हमें दिया है, एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, 10⁻⁻⁴ मीटर। एरिया तो स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी की 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर, ये इसकी यूनिट है हेनरी पर मीटर। और इसमें किसकी वैल्यू दी है, और इसमें म्यू आर की वैल्यू इसमें दी है, वो है हमारी 1000, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो थोड़ा यहाँ पर से करता हूँ, रिलक्टेंस की वैल्यू आ गई हमारी, जो हमारी रिलक्टेंस की वैल्यू आ गई, इसमें एल की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करनी है, जो आई है 0.3,
ये सब मीटर में हो गया। आपका म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू म्यू आर की वैल्यू 1000 अपॉन इंटू एरिया क्या निकाला हमने, एरिया 2 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.3, ऊपर वैसे का वैसा ही नीचे हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 पाई इंटू यहाँ पर 7 ये थे, यहाँ से 3 से 1 हट गया, ये आएगा 10⁻⁻8। तो 0.3 अपॉन 8 पाई इंटू 10⁻⁻8, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.19 इंटू 10⁻6। ठीक है, ये माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा बी। तो यहाँ हमने रिलक्टेंस का फॉर्मूला याद रखना है, L अपॉन म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें दिया है व्हाट इज़ द रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर विथ अ 50 हर्ट्ज इनपुट सिग्नल। देखिए फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट आता है वो आपने देखा होगा ऐसे आता है ये। ठीक है, एक साइकिल मतलब जो 2 पाई में एक साइकिल कंप्लीट होती है, तो इसमें 2 पल्सेस होती हैं। पल्स को मैं m लिख देता हूँ, पल्स नंबर m इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर जो हमारी इसमें FR रिपल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 2 टाइम्स इनपुट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जितनी पल्स हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर 2 इंटू इनपुट फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, तो ये हो जाएगा आपका 100 हर्ट्ज। आंसर डी। अगर ये सिंगल फेज होता या हाफ वेव दिया होता तो इसमें एक कंप्लीट साइकिल में सिर्फ एक पल्स आती है, तो यहाँ पर 1 इंटू इनपुट फ्रीक्वेंसी, जो भी इनपुट फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज, तो यहाँ पर वही आती है 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर विथ अ फिल्टर कैपेसिटर व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर। मतलब हाफ वेव के में जो हमारा फिल्टर कैपेसिटर है उसमें अगर हम कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो क्या चीज़ में वो आएगी, मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा उसमें। तो ये वो पूछा है उसमें, क्योंकि हमें पता है आपका रिपल फैक्टर का, रिपल वोल्टेज का फॉर्मूला इन केस ऑफ हाफ वेव क्या होता है, IDC मतलब आउटपुट करंट जो आई है अपॉन F इंटू सी। ठीक है, F इंटू सी, ये हमारा आपका हाफ वेव में है, ये है हाफ वेव के केस में। और अगर हमारा यहाँ पर फुल वेव होता तो इसमें रिपल वोल्टेज का फॉर्मूला हो जाता, बाकी सब सेम है, आउटपुट वोल्टेज जो हमारा आउटपुट DC मिलता है IDC अपॉन 2F इंटू सी। 2F क्यों करा मैंने, क्योंकि एक साइकिल में यहाँ पर 2 पल्सेस आती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 2F आ गया आपका फुल वेव में। ठीक हो गया, फुल वेव में इसका ये आ गया। अब इसमें पूछा है कि अगर हम कैपेसिटेंस की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं, देखिए ये है कैपेसिटेंस, इसकी वैल्यू हम इंक्रीज़ करेंगे तो कैपेसिटेंस इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो आपका रिपल वोल्टेज है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस के। तो जैसे जैसे हम कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे हमारी VR रिपल वोल्टेज की वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिपल वोल्टेज डिक्रीजेस, सी। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम का मुख्य उद्देश्य क्या है, टू डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू आर शॉर्ट सर्किट, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं होगा। टू फाइंड द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ये तो MPT थ्योरम आती है। टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स सर्किट टू अ सिंगल वोल्टेज सोर्स एंड अ सीरीज रजिस्टर, ये बिल्कुल सही है। और डी दिया है टू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ओपन सर्किट, नहीं ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड करने के लिए भी हम करते हैं, लेकिन साथ साथ RTH भी फाइंड करते हैं और लोड में रेजिस्टेंस भी करते हैं। तो मैं आपको इसको बता देता हूँ कि थेवेनिन थ्योरम में कैसे होता है। तो देखिए इसका आंसर जो था वो हमारा सी था। थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है, किसी भी हम कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कैसा होना चाहिए, लीनियर और बाइलेटरल। देखिए याद रखिएगा लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क होना चाहिए, उसको हम वोल्टेज सोर्स और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको RTH बोलते हैं उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको VTH और इसको RTH में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपका RTH जो ये है वो सीरीज में होगा हमारे VTH के साथ। ठीक है, और VTH को हम ओपन सर्किट वोल्टेज VOC बोलते हैं,
और RTH हम कैसे फाइंड करते हैं? RTH को फाइंड करने के लिए हम इंडिपेंडेंट सोर्स को, जो भी हमारे इंडिपेंडेंट सोर्स है उनको डीएक्टिवेट करते हैं। जैसे हमारा जो वोल्टेज सोर्स है उसको हम शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट सर्किट, और हमारा जो करंट सोर्स है उसको हम ओपन सर्किट करते हैं, देन हम RTH की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन वही आ गया आपको उसी टाइप का। इसमें लिखा है व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम का मुख्य उद्देश्य या प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसमें दिया है टू फाइंड द मैक्सिमम पावर, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, मैक्सिमम पावर वाला नहीं। टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इन अ सिंगल करंट सोर्स एंड अ सिंगल पैरेलल रजिस्टर, ये बिल्कुल सही आंसर है क्योंकि ये इसका स्टेटमेंट ही है। टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट नहीं। टू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द ओपन सर्किट नहीं। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। इसमें क्या करते हैं हम, किसी भी, ये भी सीखे सेम, ये डुअल है आपका थेवेनिन वोल्टेज का। इसमें क्या करते हैं, लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क को हम एक सिंपल से करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं विथ पैरेलल विथ अ रजिस्टर। ठीक है, ये यहाँ पर जो करंट सोर्स होता है उसको हम बोलते हैं IN, नॉर्टन करंट, और जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं RN, नॉर्टन रेजिस्टेंस। नॉर्टन के केस में हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और आपका VTH के केस में, थेवेनिन के केस में हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं वोल्टेज सोर्स के साथ। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है आर नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट हैज़ अ IN, वही नॉर्टन करंट की वैल्यू दे दी इसमें 10 एम्पियर, और RN की वैल्यू, नॉर्टन रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी 5 ओम। इफ़ द लोड इज़ 5 ओम इज़ कनेक्टेड, व्हाट इज़ द करंट थ्रू द लोड। तो लोड में कितनी करंट फ्लो हो रही है? तो मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ पहले। तो ये इस टाइप का डायग्राम है, क्योंकि हमें पता है नॉर्टन थ्योरम में पहले नॉर्टन करंट वाली ब्रांच आती है, देन उसके पैरेलल में RN की जो वैल्यू आती है वो। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर वैल्यू दी है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर IN की वैल्यू आ गई, और RN की वैल्यू दे दी इसमें 5 ओम। और इसके बाद इसने पूछा है कि एक लोड लगा है, यहाँ पर लोड लगा है, ये वो भी 5 ओम का है। तो इस लोड में करंट बतानी है हमें, ये IL की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर हम करंट डिवाइडर रूल लगा सकते हैं। IL की वैल्यू निकालनी है, IL इज इक्वल टू टोटल करंट जो है 10 एम्पियर इंटू जिस ब्रांच में करंट निकालनी है, ये इसकी अपोजिट ब्रांच, इसमें निकालनी है तो इसका रेजिस्टेंस लेंगे 5 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, 5 + 5 कितना हो जाएगा 10। तो 10 से 10 कट गया, ये आ गया आपका 5 एम्पियर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा B, 5 एम्पियर। आप वैसे ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से हमारी 10 एम्पियर करंट आई, यहाँ पर सारा 10 एम्पियर आई, और सेम 5 ओम यहाँ भी है, 5 ओम यहाँ भी है, तो आधी आधी बढ़ जाएगी, 5 एम्पियर यहाँ चली जाएगी, 5 एम्पियर इसके थ्रू चली जाएगी। तो वैसे ही आंसर इसका 5 एम्पियर आ जाएगा। बाकी मैंने आपको करंट डिवीजन के फॉर्मूले से करके दिखाई दिया है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है व्हेन कैन यू यूज़ द वोल्टेज डिवाइडर रूल टू फाइंड द थेवेनिन वोल्टेज, मतलब थेवेनिन वोल्टेज निकालने के लिए वोल्टेज डिवाइडर रूल कैसे यूज़ होता है या फिर कहाँ पर यूज़ होता है। तो ऑप्शन है आपके व्हेन द सर्किट इज शॉर्ट सर्किटेड, जो बिल्कुल ही नहीं होगा। व्हेन द सर्किट कंटेन ओनली सिंगल वोल्टेज सोर्स, देखिए पहले देखिए ना, सिंगल वोल्टेज सोर्स एंड अ रजिस्टर इन सीरीज। हमेशा जो हमारा वोल्टेज डिवाइडर रूल है वो हमारा सीरीज में काम करता है। मैं आपको इसका एक बार इसको बना के दिखाता हूँ। जैसे ये है, ये मैंने सीरीज में बना दिया, 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो यहाँ पर से वोल्टेज होगी, माना 50 वोल्ट हमारी वोल्टेज है। ठीक है, तो हमारे सीरीज में यहाँ पर जो वोल्टेज है, माना इसमें अगर 20 है, इसमें 20 है, और इसमें 20, इसमें 10 है, तब हमारे यहाँ पर ये वोल्टेज ऐड हो जाती है वोल्टेज डिवाइडर रूल में। वोल्टेज डिवाइडर रूल में हमारे एक पहले सिंगल वोल्टेज सोर्स होना चाहिए और हमारे सीरीज में वोल्टेज होनी चाहिए। इसको हम कैसे निकालते हैं, जैसे हमें किसी माना इसकी वैल्यू निकालनी है, V2 की वैल्यू निकालनी है। V2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, V2 की वैल्यू निकालेंगे टोटल वोल्टेज V इंटू V2 में जो R दिया है उसकी वैल्यू, मतलब R2 अपॉन जो टोटल रेजिस्टेंस है, R1 + R2 + R3, R1 + R2 + R3। तो ये हमारा वोल्टेज डिवाइडर रूल है। देखिए वोल्टेज डिवाइडर रूल जो है वो हमेशा सीरीज नेटवर्क पे लगेगा, जहाँ पर एक हमारा वोल्टेज सोर्स है और आपका करंट डिवाइडर रूल लगता है हमारा पैरेलल सर्किट में, जहाँ पर एक करंट सोर्स है। ठीक है, अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एन अल्टरनेटिंग करंट हैज़ अ वेव फॉर्म सच दैट इट हैज़ अ मैक्सिमम ऑफ IM फॉर हाफ ऑफ द साइकिल एंड 0 फॉर द नेक्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल। तो
एवरेज पावर पूछ रहा है उस वेव फॉर्म की, मतलब वेव फॉर्म ऐसी है, ये हमारी वेव फॉर्म है। इसमें वेव फॉर्म में क्या बोल रहा है, आई एम है, मतलब कैसे दिए, एक अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म है। तो पहले आधे तक का तो आई एम जारी है, उसके बाद वो जीरो होगी ये, ठीक है। मतलब एक साइकिल हमारा 2 पाई में कन्वर्ट, 2 पाई तक का कंप्लीट होती है, 2 पाई, और ये हाफ तक का इसकी वैल्यू है आई एम ये, देन इसकी वैल्यू होगी जीरो। तो ये आपको किसकी वेव फॉर्म दिख रही है, तो ये वेव फॉर्म है हाफ वेव रेक्टिफायर की, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारी जो एवरेज वैल्यू है आई एवरेज, उसको कैसे निकालते हैं, आई एवरेज का जो फॉर्मूला है वो होता है आई एम बाई टू, आई एम बाई टू, मतलब आई 1/2 को हम क्या लिखते हैं 0.5 इंटू आई एम, तो आंसर क्या आ जाएगा डी, 0.5 इंटू आई एम, ठीक है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें दिया है एन AC वोल्टेज इज गिवन बाई VT इज इक्वल टू 200 sin 377 t वोल्ट, व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। तो हमें इसकी RMS वैल्यू बतानी है इस वोल्टेज की। देखिए ये जो हमें दिया है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे ये VT जो हमारा आपका वेक्टर फॉर्म में तो नहीं है लेकिन मैक्सिमम फॉर्म में इसको दिया है VM, जो पहली वाली वोल्टेज होती है उसको हम बोलते हैं VM मैक्सिमम वोल्टेज इंटू साइन ओमेगा टी, ये है इसका स्टैंडर्ड फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो VM की वैल्यू क्या आ गई 200, बाई कंपेयरिंग वी गेट द वैल्यू ऑफ VM इज 200। नाउ सॉल्विंग we have to find RMS value. Now we know what is RMS value. RMS value is equal to maximum voltage divided by root 2 in case of AC signal. तो maximum voltage is 200, root 2 की वैल्यू होती है 1.414। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 141.4 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा, जो हमारा आंसर सी है, ठीक है। तो ये देखिए ये है अगला क्वेश्चन। इसके बाद का जो क्वेश्चन होगा वो मैं आपको होमवर्क दूंगा और कल फिर मैं उस क्वेश्चन को बताऊंगा कैसे सॉल्व होता है। तो ये आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपको होमवर्क क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन है अ हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव हैज़ अ पीक वैल्यू ऑफ 20 वोल्ट। पीक वैल्यू इसमें दी है 20 वोल्ट, तो व्हाट इज़ द एवरेज वैल्यू। हाफ वेव रेक्टिफायर की एवरेज वैल्यू पूछ रहा है, ठीक हो गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जो फार्मूला होता है एवरेज का, वी एवरेज का वोल्टेज निकालिए। तो एवरेज वोल्टेज होती है वो होती है आपकी VM बाई पाई। जो VM है वो मैक्सिमम वोल्टेज, या हम उसको पीक वोल्टेज बोलते हैं, मैक्सिमम या पीक। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या आएगा, मैक्सिमम जो हमें पीक वोल्टेज दिए वो दिए हमें 20 वोल्ट, और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 के अराउंड आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 6.37 वोल्ट, ठीक है। तो अब आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है वो ये रहा।